नेपियर में अगले दिन की सुबह मैं और डॉक्टर अय्यर फिर एक नए सेशन के लिए उसी गार्डन की बेंच पर बैठे थे। तो शान, फिर तुमने नियति को क्यों नहीं रोका? डॉक्टर अय्यर ने मुझसे पूछा। मैं उसे रोकना चाहता था, पर मैं ये भी जानता था कि वो जो सुनना चाहती है वो मैं बोल नहीं पाऊंगा, और उसको किस तरीके से मैं बयां करूं मुझे समझ नहीं आ रहा था। शायद इसीलिए मैंने नियति को नहीं रोका। मैंने गुमसुम तरीके से डॉक्टर अय्यर से कहा, तो फिर तुमने आगे क्या किया शान? डॉक्टर अय्यर ने मुझे कंसर्न होकर पूछा। और शुरू की मैंने अपनी वही कहानी, जो कहानी मेरे दिल के पन्नों में दबी है, जो कहानी मैंने आज तक किसी से शेयर नहीं की। वही कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ। आप बने रहिए, देखते रहिए। काश तुम मेरे होते। कैंटीन से नियति को जाते देख मैंने एक पल सोच लिया था कि उसको रोक लूं, पर अगले ही पल मेरे दिल से आवाज आई कि अगर इस बार मैंने उसको रोक लिया तो शायद मैं उसे वो झूठे दिलासे दे दूंगा जिसकी वो बिल्कुल हकदार नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा कि नियति को जाने दिया जाए। वक्त हर जख्म को भर देता है, यही सोचकर मैंने नियति को नहीं रोका। तभी अचानक पंकज ने मुझसे पूछ लिया कि भाई प्रॉब्लम क्या हो गया, ये इतनी गुस्से में क्यों चली गई? पंकज तो वैसे सभी जानता था, इसीलिए मैंने पंकज को सिर्फ एक इशारा किया और पंकज सब समझ गया। उसके बाद पंकज ने मुझसे फिर कहा, जाने दो यार, तुमने तो अपना काम सही किया ना। अभी तुम कंसंट्रेट करो अपनी स्टडीज पे, हमारे फाइनल एग्जाम्स आ रही है, तो उसके ऊपर कंसंट्रेट करो, हम लोग फिर नियति को वापस मना लेंगे। मैंने भी सोचा कि मुझे अभी अपने स्टडीज पे ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। नियति मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मैं उसे मना लूँगा कैसे भी करके। मैं जानता था कि आज नहीं तो कल मैं उसे मना ज़रूर लूँगा। अगले दिन कॉलेज में पहुँचते ही मैंने सोचा पहले नियति को देखूं। मैंने यहाँ वहाँ ढूंढा, मैं कैंटीन गया, मैं क्लासेस गया, मैं लाइब्रेरी गया, पर नियति कहीं पे भी नहीं थी। शायद उसने मेरी बातों को कुछ ज़्यादा ही दिल पे ले लिया था। अचानक मैं गार्डन में जाके बैठा। हमारे कॉलेज के गार्डन में कई सारे लोग आपको बैठे हुए दिखते थे। कई लोग अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते थे, कई अपने गर्लफ्रेंड के साथ बैठते थे, कई लोग अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ बैठते थे। ऐसे माहौल में मैं सिर्फ जाके एक बेंच पे अकेला बैठा। वहाँ पंकज दौड़ते हुए आया और मुझसे पूछा, भाई मैं तुमको ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम? पंकज ने मुझसे क्यूरियस होकर पूछा। मैं यहीं पे बैठा था, पर मैं नियति को सुबह से ढूंढ रहा हूँ और नियति मुझे मिल नहीं रही है। तुम्हें पता है वो कहाँ है? मैंने पंकज से तुरंत पूछा। यार नियति को छोड़ो, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है मेरे पास। पंकज ने मुझसे एक्साइटेड होकर कहा। क्या गुड न्यूज़ है तुम्हारे पास में? क्या तुम जानते हो नियति कहाँ पे है? यही गुड न्यूज़ देना चाह रहे हो? मैंने क्यूरियस होते हुए पूछा। नहीं, मुझे पता नहीं है कि नियति कहाँ है, पर हाँ, मुझे ये ज़रूर पता है कि तुमको बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट कर लिया गया है। पंकज ने ताली बजाते हुए कहा। ओह हाँ, राइट, मुझे पता था शायद ये होने वाला है, मैंने कैजुअल रिप्लाई देते हुए कहा। पंकज ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतनी बड़ी न्यूज़ के लिए ऐसा रिएक्शन दूंगा, पर मेरा दिमाग शायद कहीं और था। एग्ज़ाम्स के बीच में आधा दिमाग था, एग्ज़ाम्स के अलावा नियति के ऊपर में आधा था, और उसके बीच में ये गुड न्यूज़ जो आई थी बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर के नॉमिनेशंस में, वो मुझे लगा कि थोड़ा सा वो बैक सीट ले चुका है, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो अहमियत रखती थी वो थी मेरी स्टडीज़, और उसके बाद थी मेरी दोस्त, जो अब मुझसे काफ़ी दूर जा चुकी थी ऐसा मुझे लग रहा था। पंकज ने मुझे कई बार चेयर अप करने की कोशिश की, पर मैं नहीं हुआ, क्योंकि मैं नियति को ढूंढना चाहता था। मैं उससे समझाना चाहता था कि जो वो चाहती है वो शायद इस दुनिया में तो मुमकिन नहीं है, पर किस तरीके से मैं उसे समझाऊं ये मुझे समझ नहीं रहा था। वक्त का पहिया बहुत तेजी से घुमा और आज वापस हमारा एग्जाम्स का दिन आया। हमारे सबके एग्जाम्स बहुत अच्छे गए थे।
मैंने कई जगह देखा कि नियति एग्ज़ाम हॉल में कहीं दिख जाए, कहीं आ जाए, पर नियति एग्ज़ाम देने तक नहीं आई। शायद मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खो दिया था। पंकज और मैंने एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए थे और अब बारी थी हमारे करियर में आगे बढ़ने की। पर उससे पहले मुझे नियति को ढूँढना ज़रूरी था, क्योंकि अब मेरे ऊपर में एग्ज़ाम्स का प्रेशर नहीं था। अब मेरे ऊपर में सिर्फ़ नियति को ढूँढने का जुनून सवार था और मैं जानता था वो कहाँ रहती है। मैंने पंकज को अपनी बाइक पे बिठाया और चल पड़ा धर्मपेट की ओर। वहाँ पे नियति का घर हुआ करता था। मैंने अपनी बाइक दौड़ाते हुए नियति के घर के सामने से गुजरा तो देखा कि नियति की गाड़ी उसके घर के वहाँ पे खड़ी नहीं थी। मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि नियति घर पे नहीं है। यूँ तो मैं उसके घर वालों से अंदर जाके बात करके पूछ सकता था कि नियति कहाँ है, पर मैं नहीं चाहता था कि उनको पता चल जाए कि मेरे वजह से नियति को कुछ प्रॉब्लम हुई है या फिर नियति कुछ ऐसा करने जा रही है जो मैं नहीं चाहता। तभी अचानक मुझे नियति की एक फ्रेंड का फ़ोन आया। उस फ्रेंड ने मुझे बताया कि नियति नागपुर में है ही नहीं। नियति नागपुर छोड़ के चली गई है, पर वो नागपुर छोड़ के कहाँ गई है ना ये उसको पता है ना ये मुझे पता है। उदास मन से मैं पंकज को ड्रॉप करके अपने घर आ गया। घर आके मैंने किसी से बात नहीं की, क्योंकि कल मेरे लाइफ का एक अहम दिन था। मेरे रिजल्ट्स आ चुके थे और मेरे कॉलेज का आखिरी दिन था। कल बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर की ट्रॉफी किसे जाने वाली थी ये अनाउंस होने वाला था। सिर्फ 2 स्टूडेंट्स नॉमिनेट हुए थे, एक था मैं और एक था रोहन। अब इन दोनों में से कौन बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनेगा ये वक्त ही बताएगा। आखिरी दिन कॉलेज का और पहला दिन स्कूल का शायद किसी के लिए अच्छा नहीं होता। फिर भी उदास मन से बेड पे लेटा, ये सोचकर कि कल की सुबह शायद कुछ अच्छी खबर मेरे लिए लेके आए। सुबह सुबह तैयार हुआ, मम्मी से मिला, पापा से मिला, सबसे आशीर्वाद लिया और कॉलेज की तरफ आखिरी दिन बिताने चले गया। उस कॉलेज में जिस कॉलेज ने मुझे सब कुछ दिया है, उस कॉलेज ने जिस कॉलेज ने मुझे अहम यादें दी है। मैं चल पड़ा अपने कॉलेज की ओर। कॉलेज में पहुंचते ही पंकज मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड था। जितना मैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर की ट्रॉफी के लिए एक्साइटेड नहीं था, उतना पंकज एक्साइटेड था। मैं पंकज के पास गया, फॉर्मल ग्रीटिंग्स किए और सबसे पहला सवाल मेरा यही था, नियति का कहीं पता चला? पंकज ने निराश होते हुए मना कर दिया। हम सब लोग पास हो गए थे, हम सब लोग खुश थे, हमारी एग्जाम्स अच्छी गई थी, पर फिर भी एक तकलीफ ये थी कि नियति मुझसे दूर थी। नियति मेरे पास नहीं थी। हम लोग कॉन्वोकेशन हॉल में पहुंचे। काफी बड़ा हॉल था। फाइनल ईयर के सभी स्टूडेंट्स उस हॉल में मौजूद थे। जिन लोगों को नॉमिनेट किया गया था वो सामने बैठने वाले थे। उनके कुछ रिश्तेदार थे जो सामने बैठने वाले थे। मैंने अपने घर वालों को पहले ही मना कर दिया था कि कोई ना आए। मुझे शायद पता नहीं मैंने क्यों मना किया, पर मैं नहीं चाहता था कि मेरा रोता हुआ चेहरा या मेरा उदास चेहरा कोई देखे। क्योंकि कई बार हम लोग ये सोचते हैं ना कि कॉलेज ने हमको वो यादें दी है जो यादें हम सिर्फ अपने तक रखना चाहते हैं। उन यादों पर सिर्फ हमारा हक होता है। पर उन यादों का एक पन्ना कहीं ना कहीं मुझसे जुदा हो चुका था। कॉन्वोकेशन काफी लंबा चला। हर किसी को अपनी डिग्रीज मिलना था, हर किसी को अपनी स्पीच देनी थी। प्रिंसिपल ने स्पीच दी, वाइस प्रिंसिपल ने स्पीच दी, एचओडीज ने स्पीच दी। सब लोगों की स्पीच हम सुन रहे थे, सबने स्पीच दी और मैं चाह रहा था कि ये स्पीच कभी खत्म ही ना हो। कितनी अजीब बात है कि 3 साल से जिनके लेक्चर्स बंक कर कर के हम लोग इरिटेट हो जाते थे कि इनका आवाज़ सुन के इरिटेट हो गए, जब कॉलेज का आखिरी दिन है तो आज ये चाहते हैं कि उनकी आवाज़ कभी बंद ही ना हो। ऐसा ही होता है जब कोई हमसे बहुत दूर जाने वाला होता है, उसकी याद कहीं ज़्यादा सताती है। फाइनली उस घड़ी का इंतज़ार ख़त्म हुआ और वो घड़ी आई जिस घड़ी का मेरे से ज़्यादा पंकज को इंतज़ार था। बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर किसको मिलने वाला था। तभी हमारे प्रिंसिपल सर आए माइक पे
और उन्होंने अनाउंस करना शुरू किया, देखो, जिसको भी बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर मिलेगा, ये मत सोचना कि आपके अलावा कोई भी अच्छा नहीं है, और जिसको नहीं मिलेगा वो ये मत सोचना कि आप अच्छे नहीं हो, क्योंकि हर कोई इस कॉलेज की प्रगति में अपना अहम योगदान देने में सक्षम है और काबिल है। प्रिंसिपल सर ने माइक पकड़ते ही कहा, मैं ज्यादा आपका समय न लेते हुए अनाउंस करता हूँ, बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर गोज टू रोहन शर्मा। और जैसे ही प्रिंसिपल सर ने ये अनाउंस किया, तालियां तो मैंने भी खूब बजाई, पर कहीं ना कहीं दिल के अंदर मलाल रह गया कि वो जो ट्रॉफी मेरे जस्ट एक कदम दूर थी वो मेरे हाथ ना आ सकी। रोहन उस गद्दी पे काबिज हो गया, पर मेरा नाम शायद रनर अप की ट्रॉफी पे ही लिखा था। फिर भी एक अच्छे कंपटीटर की तरह मैंने रोहन से हाथ मिलाया, कॉन्ग्रेचुलेट किया, और मुझसे ज़्यादा दुखी पंकज था, क्योंकि मेरे से ज़्यादा एक्साइटमेंट पंकज को थी वो ट्रॉफी घर लाने की, क्योंकि उसका घर हो या मेरा घर हो, दोनों घर एक ही है। रोहन ने अपनी स्पीच शुरू की, उसने काफ़ी चीज़ें बोली, काफ़ी चीज़ें उसने सुनाई। बहुत अच्छा लगा कि पुरानी यादें सब ताज़ा कर रहे थे, कॉलेज की फर्स्ट डे ऑफ द कॉलेज ताज़ा कर रहे थे। रोहन का जैसे ही स्पीच खत्म हुआ, वैसे ही प्रिंसिपल सर ने मुझे ऊपर बुलाया और रनर अप ट्रॉफी देकर 2 शब्द कहने को कहा। मैं पहले से ही ज़्यादा पब्लिक के सामने बात करने में हिचकिचाता हूँ। मुझे पहले से ही पसंद नहीं है कि मेरी कुछ चीज़ें जो मैंने अपने अंदर रखी थी वो पब्लिक के सामने आए। पर ये कॉलेज का आखिरी दिन था, तो शायद इमोशंस मुझ पे हावी हो गए थे। मैंने माइक पकड़ा और अपनी बातें चालू की। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने जो इतना प्यार दिया है, हमारे प्रिंसिपल सर, हमारे एचओडीज, हमारे लेक्चरर्स, हमारे वाइस प्रिंसिपल, इन सब ने हमारी शरारतों को नज़रअंदाज करते हुए जिस तरीके से हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद की है, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कहते हुए मैंने अपनी स्पीच शुरू की। मैं यहाँ पे कुछ बड़ा लंबा चौड़ा भाषण देने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ ये कहने आया हूँ कि जब आज मैं इस कॉन्वोकेशन हॉल को देखता हूँ, तो शायद ये सोचता हूँ कि 3 साल पहले जो शान था और आज जो है, उसमें मैच्योरिटी लेवल शायद कुछ परसेंट ज़रूर बढ़ा है, क्योंकि 3 साल पहले ये सिर्फ एक जगह थी और आज मेरे लिए ये मेरा घर है, क्योंकि घर से ज़्यादा समय हमने कॉलेज में बिताया है, और उस कॉलेज में बिताया है जिस कॉलेज ने हमें अच्छा इंसान बनने में मदद की है। कई सारे सपने टूटे, कई सारे दिल टूटे, सब चीज़ें हुई, और इस कॉलेज ने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा। मैं जानता हूँ मैं ज़्यादा इमोशनल स्पीच दे रहा हूँ, बट मैं शायद ये हो सकता है कि आखिरी दिन कॉलेज का और पहला दिन स्कूल का बहुत ज़्यादा कठिन होता है। मैं जानता हूँ हम सब लोग अलग अलग स्ट्रीम्स लेके, कोई एमबीए करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई जॉब कर लेगा, सब अलग अलग हो जाएंगे। कुछ समय बाद शायद ऑर्कुट या कहीं पे हम लोग बात कर लेंगे, स्क्रैप्स एक्सचेंज कर लेंगे, पर वो जो फीलिंग थी, एक कप से चाय पीना, अंकल जी की टपरी पे मस्ती करना, और जैसे ही सर हमको आते हुए दिखे उस टपरी से गायब हो जाना। मैंने सर की ओर देखते हुए ये भाषण दिया, तब सर ने मुझे क्रेजी लुक दिया, और वो लुक देखते ही मैं समझ गया था कि आज बैंड बजने वाली है। फिर भी आप सबसे एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर किसी को कभी भी अपने दोस्त से कोई बात कहनी है, अपने दोस्त को कुछ बताना है, अपने दोस्त से दिल की बात कहनी है, तो बिल्कुल समय मत लगाइएगा, क्योंकि वो दोस्त सिर्फ एक फ़ोन कॉल दूर रहेगा आपसे। और ये मैं अपनी आप बीती सुना रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि एकदम ऑफ ट्रैक टॉपिक पे मैं जा रहा हूँ भाषण देते देते, पर कुछ दिल के अंदर फंसी हुई भड़ास है ये, जिस वजह से मेरे अंदर का बंदा शायद उस चीज़ को माफ़ नहीं कर पा रहा है। इतना कहते ही शायद मैं इमोशनल होने वाला था, इसलिए मैं थैंक यू बोल के वहाँ से हट गया। अपने सब लेक्चरर्स, सब टीचर्स, प्रिंसिपल, सबके मैंने पाँव छुए, पंकज से गले मिला। आंखों में आंसू जरूर थे, पर दिल में खुशी थी कि ग्रेजुएट हुआ हूँ। बैक ऑफ द माइंड चल रहा था कि नियति कहाँ है।
सब चीज़ों के बीच में मेरी लाइफ फंसी हुई थी। पर अभी घर पहुंचकर मेरे पापा और मेरी बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली थी, और वो मीटिंग क्या थी ये आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा। तब तक आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। और आप क्या कर सकते हैं, हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, तो जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले, अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए, इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और आगे का एपिसोड देखने के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए काश तुम मेरे होते, एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु पे। जय हिंद।